नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड बहुत अहम है। आज आपको काफ़ी हद तक ये मालूम हो जाएगा कि अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब से मुस्लिम मुल्कों में इख्तलाफ पैदा कराने और बढ़ाने के लिए किस तरह से काम लेते हैं। 10 दिसंबर मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC यानी खाड़ी सहयोग संगठन का 40वां शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें बड़े ड्रामाई तौर पर सिर्फ 1 घंटे की बंद कमरे की मुलाकात हुई और जल्दबाजी में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। कुवैत के अमीर, जो अक्सर सऊदी अरब और कतर के बीच और सऊदी अरब और ईरान के बीच मीडिएटर का रोल अदा करते हैं, उनका बयान आया है कि अगला GCC शिखर सम्मेलन और बेहतर होगा। लेकिन इस शिखर सम्मेलन की कुछ डिटेल ऐसी है जिससे आपको ये अंदाज हो जाएगा कि इन मुल्कों की क्या हकीकत है और वो किस हद तक अमरीकी गुलाम बने हुए हैं और किस तरह से उनके दिलो दिमाग में ईरान का डर बैठाया गया है। जबकि हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कहा था कि अमेरिका की इस इलाके में कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इलाकाई मुल्क मिलकर अपनी सिक्योरिटी रखने के लिए काफ़ी हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुंच सकें। खबर यह है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मंगलवार यानी ट्यूसडे को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें सऊदी किंग सलमान के बुलावे के बावजूद कतर के अमीर शरीक नहीं हुए और उन्होंने वहां अपने प्राइम मिनिस्टर को नुमाइंदगी के लिए भेज दिया। इस मीटिंग में क्या हुआ, इसका आपको सही अंदाज तब होगा जब मैं पहले सऊदी किंग सलमान की तकरीर की खास बातें पेश करूं और उसके बाद मीटिंग के बाद में जारी जॉइंट स्टेटमेंट के खास पॉइंट्स बताऊं। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि इलाके के अरब देश सऊदी अरब के शाह सलमान के जरिए किस तरह से अमेरिका से बंधे हुए हैं। अगर सही बताऊं तो हकीकत यह है कि सऊदी अरब का स्टेटस मुस्लिम मुल्कों में अमेरिकी ठेकेदार एजेंट का है। इसका एहसास मई 2017 में उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले विदेशी दौरे के तौर पर सऊदी अरब पहुंचे थे और सऊदी अरब ने वहां 50 से ज़्यादा अरब और अफ्रीकन मुल्कों के लीडर्स को इकट्ठा किया था ताकि ट्रंप के सामने सर झुका सकें और सऊदी अरब भी खुद को मुसलमानों का लीडर होने का दावा पक्का कर सके। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के शिखर सम्मेलन के शुरू में किंग सलमान ने इफ्तिताह किया यानी इनॉग्रेशन किया। सऊदी अरब की सरकार के अल अरेबिया टीवी की वेबसाइट पर तमारा अबुयेश के जरिए लिखी गई खबर के मुताबिक सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रियाद में 40वें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान जोर देकर कहा कि खाड़ी देशों को इलाके में ईरानी सरकार की आक्रामकता यानी एग्रेसिवनेस के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। किंग सलमान ने कहा, ईरानी सरकार ने इस इलाके में अपनी आक्रामक नीतियों को जारी रखा हुआ है जो पड़ोसी देशों की स्थिरता को कमज़ोर करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि GCC ने अपनी स्थापना के बाद यानी अपने कायम होने के बाद से इस इलाके में आने वाले कई क्राइसिस को हल करने में कामयाबी हासिल की है। ये ऐसे वक्त में है जब जून 2017 में कतर से सऊदी अरब, UAE, बहरीन और मिस्र ने सभी किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद हुआ ये कि कतर ने अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान ईरान से लेना शुरू कर दिया। हालांकि सऊदी अरब चाहता था कि कतर ईरान से ताल्लुकात ख़त्म कर ले। कुवैत और ओमान ने भी सऊदी अरब के कहने पर कतर से ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए थे और उनके अब ईरान से पहले से बेहतर ताल्लुकात हैं। कुछ मामलात में तो कुवैत और ओमान ईरान सरकार तक कुछ खास मैसेज पहुंचाने में भी काम आते हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब को बीच में लेकर ओमान से तेहरान के जरिए अपना ड्रोन गिराए जाने के बाद ईरान को यह पैगाम भेजा था कि हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी बंजर जगह पर
छोटा हमला करने की इजाजत दे दो, लेकिन जवाबी हमला नहीं करना, जिसका जवाब उम्मीद के खिलाफ मिला था। और ट्रंप ने बाद में कहा था कि ईरान पर हमले का ऑर्डर सिर्फ 10 मिनट पहले वापस लिया गया था। तकरीर के अगले हिस्से में सऊदी किंग सलमान ने कहा कि जीसीसी ने अपनी स्थापना के बाद से इस इलाके में आने वाले कई क्राइसिस को दूर करने में कामयाबी हासिल की है। आपको यहां बता दूं कि जीसीसी उस वक्त बनाई गई थी जब 1980 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की थी और सीरिया के अलावा सभी अरब मुल्क सद्दाम हुसैन की मदद कर रहे थे। जीसीसी कायम ही इसीलिए हुआ था ताकि उनके मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशन का असर उनके यहाँ तक ना पहुँच पाए। किंग सलमान ने आगे कहा कि हमारा इलाका आज उन हालात और चुनौतियों से गुजर रहा है जो हमें सामना करने के लिए फोकस्ड कोशिशों का मुतालबा करता है। किंग सलमान ने कहा कि ईरानी सरकार इलाके की सुरक्षा और स्थिरता यानी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को कमज़ोर करने के लिए अपनी आक्रामक नीतियों यानी एग्रेसिव पॉलिसीज को जारी रखे हुए है। उन्होंने ईरान पर आतंकवाद के समर्थन का भी इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि जीसीसी मुल्कों को अपने मुल्कों की सिक्योरिटी और अपने लोगों के हितों के लिए इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ऊर्जा आपूर्ति यानी फ्यूल सप्लाई और समुद्री नौवहन की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए भी अपील की है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले खाड़ी में कुछ तेल ले जाने वाले जहाज़ों पर हमले हुए थे जिनका इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया था, लेकिन आज तक इस इल्ज़ाम की सपोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। उस वक्त समझा गया था कि अमेरिका या इजराइल ने किसी तरह से इन अरब जहाज़ों पर हमला कराया था ताकि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर दे और उनके हथियार बिकने और मुस्लिम मुल्कों की तबाही और अच्छी तरह से हो सके। हकीकत आज तक सामने नहीं आ सकी है। फिलिस्तीन के बारे में भी किंग सलमान ने अवामी हमदर्दी लेने की कोशिश की और कहा कि इस बैठक के दौरान हम फिलिस्तीनी हित की बात किए बिना अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। हमें ये बात साफ तौर पर कहनी है कि फिलिस्तीनी लोगों के पूर्वी यरूशलेम में अपने आज़ाद मुल्क की राजधानी बनाने के हक को हम सपोर्ट करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और ट्रंप के दामाद और सीनियर सलाहकार जारेड कुशनर इजराइल फिलिस्तीन मामले को हल करने के लिए सेंचुरी डील को लागू करने के लिए काम करते रहे हैं, जिसमें फिलिस्तीनियों को यरूशलेम के नजदीक एक गांव को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने का प्रपोजल है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे में यहूदियों के एक प्रोग्राम के दौरान ये कह चुके हैं कि यहूदियों को अपनी जमीन पर रहने का हक है। वे सिर्फ 70 साल की हिस्ट्री को भूलकर ये कहना चाह रहे हैं कि इजराइल अपनी जमीन पर बैठा है जबकि वो पूरा मुल्क फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके कायम किया गया है। ये सिर्फ 70-75 साल पुरानी तारीख है जिसको इजराइल भी, अमेरिका भी और सऊदी अरब भी भुलाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा सऊदी अरब के शाही परिवार के इजराइल से नज़दीकी ताल्लुकात के सबूत के तौर पर मैं बताता रहा हूं कि इजराइल ने भारत के एयर इंडिया को अपने आसमान से गुजरकर इजराइल जाने की इजाज़त दी हुई है। हाल ही में एक इजरायली हवाई जहाज रियाद के हवाई अड्डे पर भी देखा गया था जिसकी तस्वीरें दुनिया भर के मीडिया में छपी थी। इस पर कुछ पत्रकारों ने शक जाहिर किया था कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद के चीफ रियाद आए थे, लेकिन इसको कंफर्म नहीं किया जा सका है। सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने यमन की वो सरकार जो इस वक्त रियाद में बैठे मंसूर रब्बू हादी चलाते हैं और अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की रिकॉग्नाइज की हुई सरकार है, रियाद समझौते की कोशिशों की सराहना की और यमन में राजनीतिक समाधान यानी पॉलिटिकल सॉल्यूशन की अहमियत पर जोर दिया। आपको बता दूं कि हाल ही में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि यमन के फ्यूचर में हूथियों का भी योगदान होगा। शाह सलमान ने यह भी साफ कहा कि उनका मुल्क यमन की सुरक्षा और स्थिरता यानी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए सपोर्ट जारी रखेगा। दिलचस्प बात यह है कि आरामको पर हमलों के बाद सऊदी अरब ने हूथियों से भी बात करने के इशारे दिए हैं, लेकिन अभी वो खुलकर इसे कबूल नहीं कर रहा। मंगलवार को रियाद में होने वाले जीसीसी शिखर सम्मेलन में यूएई की नुमाइंदगी वहां के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद
अल सबा बहरीन के राजा हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने की, जिनका स्वागत खुद किंग सलमान ने किया। दिलचस्प बात यह है कि इस मीटिंग में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आए। कतर की नुमाइंदगी प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी और ओमान की नुमाइंदगी वहां के उप प्रधानमंत्री फहद बिन महमूद अल सईद ने की। कतर के अमीर ने किंग सलमान का इन्विटेशन रद्द कर दिया और वो वहां नहीं पहुंचे। इस जीसीसी शिखर सम्मेलन में जिन खास बिंदुओं पर बातचीत हुई उनमें इलाके के मुल्कों में ईरान की दखलंदाजी, समुद्री सुरक्षा, फिलिस्तीन इजराइल टकराव, सीरियाई क्राइसिस और यमन की जंग के अलावा जीसीसी के मेंबर मुल्कों के बीच कोऑपरेशन को और बढ़ाने की बात थी। ये शिखर सम्मेलन 14 सितंबर को 2 सऊदी तेल कारखानों और खाड़ी में तेल वाहक जहाजों पर हमलों के बाद इलाके में पैदा हुए तनाव के बीच हुआ है। इन हमलों के लिए ईरान पर इल्जाम लगाया गया था। इस सम्मेलन में अमेरिका की ईरान की पॉलिसी की भी सराहना की गई। सम्मेलन में अमेरिका की तरफ से पाबंदियों के जरिए से ईरान पर मैक्सिमम दबाव यानी ज्यादा से ज्यादा दबाव की नीति को सपोर्ट किया गया और इलाके में भविष्य के खतरों यानी फ्यूचर में आने वाले खतरों के लिए पूरी तरह चौकन्ना रहने के लिए कहा गया। इस एपिसोड में आपने अब तक सऊदी अरब के शाह सलमान की तकरीर के खास पॉइंट सुने। अब मैं आपके सामने इस 1 घंटे की अरब लीडर्स की मुलाकात के बाद जारी जॉइंट स्टेटमेंट की डिटेल बताता हूं। अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि शाह सलमान की तकरीर वॉशिंगटन की मर्जी के पॉइंट्स के चारों तरफ घूमती रही, यानी आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अरब मुल्कों को ईरान के खिलाफ किस किस्म के खतरे बताता है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक जीसीसी समिट के आखिर में जारी स्टेटमेंट में जो सबसे अहम पॉइंट है उसमें कहा गया है कि 6 मुल्कों के खाड़ी सहयोग संगठन के किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई भी हमला पूरी परिषद के खिलाफ हमला माना जाएगा। ये बात जीसीसी के महासचिव अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ायनी ने शिखर सम्मेलन के आखिर में पढ़कर सुनाई। अल ज़ायनी ने 2025 तक इलाकाई सुरक्षा साथ ही आर्थिक एकता बनाए रखने के लिए मेंबर मुल्कों के बीच सैनिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जीसीसी का खास मकसद मेंबर मुल्कों के बीच एकता और सहयोग हासिल करना है और उनसे अपने दोस्त मुल्कों के साथ किसी भी सैनिक खतरों का सामना करने के लिए काम करने की अपील की गई है। अल ज़ायनी की तकरीर के बाद सऊदी अरब के राजा सलमान ने शिखर सम्मेलन के खत्म होने का ऐलान किया। इस मौके पर कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल सबा ने कहा कि सम्मेलन के दौरान एक पॉजिटिव सोच जारी थी। उन्होंने सम्मेलन में उठाए गए सकारात्मक और रचनात्मक यानी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कदमों पर इत्मीनान जाहिर किया। इस बीच कतर के अल जजीरा टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाड़ी देशों के शिखर सम्मेलन ने सऊदी अरब की राजधानी में जल्दबाजी में कतर के खिलाफ पाबंदियां लगाने वाले मुल्कों और कतर के बीच ताल्लुकात के पिघलने का इशारा दिया है। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी ने 40वें जीसीसी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सादी को अपनी जगह रियाद भेजा। सऊदी किंग सलमान, जिन्होंने पहले कतरी प्रधानमंत्री का जोरदार वेलकम किया, ने ईरान का सामना करने और ऑयल सप्लाई और समुद्री रास्तों को सेफ रखने के लिए इलाकाई एकता पर जोर दिया था। मंगलवार को ही एक और खबर ये आई कि कतर के अमीर ने सऊदी शाह सलमान के जीसीसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण को ठुकरा दिया है। वहां की सरकारी कतर न्यूज एजेंसी QNA ने मंगलवार को बताया कि शेख तमीम ने कतरी डेलीगेशन को लीड करने के लिए प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी को नॉमिनेट किया है। पिछले हफ्ते सऊदी शाह सलमान के जरिए कतरी अमीर को बैठक में इनवाइट किया गया था। इस पर ईरान के प्रेस टीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रियाज की बैठक में शेख तमीम के शामिल ना होने से कतर और सऊदी नेतृत्व वाले ब्लॉक के बीच ताल्लुकात की बेहतरी की उम्मीदें कम हो गई हैं, जो 30 महीने के राजनयिक क्राइसिस यानी डिप्लोमेटिक क्राइसिस में हैं। जून 2017 में सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने दोहा पर आतंकवाद का समर्थन करने का इल्जाम लगाते हुए
आयात पर निर्भर मुल्क कतर पर जमीनी, नौसेना और हवाई नाकाबंदी लगा दी थी, जबकि कतर सभी इल्जामों का जोरदार खंडन करता रहा है। उस वक्त सऊदी अरब ने कतर के सामने 13 मांगे रखी थी, जिसमें ईरान से ताल्लुकात खत्म करना, तुर्की की फौज वापस करना, अल जजीरा टीवी चैनल बंद करना और आतंकवाद को समर्थन बंद करना शामिल था। उस वक्त कतर के एक मिनिस्टर ने कहा था कि हम तो वही कर रहे थे जो हमसे अमेरिका करने के लिए कह रहा था। पिछले साल रियाद में होने वाले जीसीसी शिखर सम्मेलन में कतर की नुमाइंदगी वहां के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैकी ने की थी। इसके बाद पिछले सितंबर में कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी ने रियाद का दौरा किया था। आपने देखा कि अरब मुल्कों में अमेरिका की गुलामी का निज़ाम कैसे चलता है। अब मैं कुछ अपने ज़ाती तजर्बात बताता हूं। मैंने 2003 में जब इराक जंग दूरदर्शन के लिए कवर की थी, उस ज़माने में सद्दाम हुसैन की सरकार गिरने के कुछ ही महीने बाद जीसीसी शिखर सम्मेलन कुवैत में हुआ था और उसे मैंने भी कवर किया था। उस ज़माने में अमेरिका में 2001 में हुए आतंकी हमलों के बाद अमेरिका का इस बात पर बहुत जोर था कि अरब मुल्कों के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कुछ इस्लामी किताबों में जिहाद का जिक्र है, उन सभी किताबों को सिलेबस से हटाया जाना चाहिए। उस वक्त यह भी कहा गया था कि कुरान में भी कुछ आयतें ऐसी हैं जो जिहाद के लिए कहती हैं, उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। 2003 में हुए इस जीसीसी शिखर सम्मेलन में यह रेजोल्यूशन पास कराया गया था कि सभी जीसीसी मुल्कों में स्कूलों की किताबें दोबारा तैयार कराई जाएं और एक तरह से अमेरिका की मर्जी के मुताबिक अरब बच्चों को किताबें पढ़ानी चाहिए। असल में इसीलिए कुछ लोग इन मुल्कों में अमरीकी इस्लाम होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इन अरब मुल्कों में अमरीकी यूनिवर्सिटी भी कायम होती है, जहां दुनिया को अमरीकी तरीके से देखने की एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। यानी जो भी अरब नौजवान हायर एजुकेशन तक पहुंचे वो अमरीका के हर नज़रिए को पूरी तरह से फॉलो करे। तो ये है तमाशा अरबों की गुलामी का, जो सरकारों और वहाँ की आवाम तक फैलाया गया है। अगर ऐसा ना होता तो आज सऊदी अरब के बादशाह अमरीकी प्लान के सर्कल के अंदर अपनी तकरीर ना करते और जीसीसी मुल्कों के बादशाह कुछ तो अपनी बात रखने की हालत में होते। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।